तो चलो आज क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम लोग पहले ये वाला वो ले लेते हैं डाउट। इस डाउट में देखो, इस डाउट को लेने से पहले ये समझो जरा, अगर किसी सरफेस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास नीचे लग रहा है तो इसकी वजह से इस पर वेट W आएगा जिसकी वैल्यू mg होगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछेंगे तो आप बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन n है और n की वैल्यू आप mg क्या देंगे। तो मतलब मान लो कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर हम ये मास रख दिए, ये अब ये जितना वेट लगाएगा उसी के बराबर रिएक्शन लगेगा, तो वो रिएक्शन होगा mg, राइट। लेकिन अगर मान लो हम इसको हल्का सा पकड़े रहे हैं, मतलब पूरा भार नीचे ना जाने दें, हल्का सा पकड़े रहे हैं, टच रहे मेरे ऊपर रहे लेकिन हल्का सा हम बस पकड़े रहे हैं, ऊपर की तरफ हल्का सा पकड़े रहे हैं, मतलब कि अगर ये हट जाए तो तुरंत गिरे ना, ये हल्का सा हम सपोर्ट दिए हुए हैं, पूरा सपोर्ट नहीं दिए हुए हैं। पूरा देंगे तो ये तो फिर इसके फ्री हो जाएगा, पूरा नहीं दिए हैं, थोड़ा सा हल्का सा पकड़े हुए हैं। तो उस कंडीशन में जरा सोचो कि इस पर हम अगर एक और फोर्स लगा दें, ठीक है, ये फोर्स कोई F एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, तो इस कंडीशन में हमारा जो रिएक्शन फोर्स है, हमारा जो रिएक्शन फोर्स है वो पूरा का पूरा mg के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा तो ये बैलेंस कर ले रहा है, तो जितना हिस्सा भी नीचे पड़ेगा उतना ही तो संभालेगा। इसीलिए इस वाले क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मान लो ये रस्सी में यहाँ पे टेंशन नहीं होता, अगर ये टेंशन नहीं होता तो यहाँ पर जो वेट लग रहा होता वो सीधे सीधे इस नॉर्मल के बराबर होता, लेकिन यहाँ पर एक रस्सी लग गई और उसका एक कंपोनेंट हमको यहाँ मिल गया t sin थीटा, तो ये t sin थीटा इस f की तरह बिहेव करेगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों मिल करके इसको संभाल रहे हैं, मतलब t sin थीटा प्लस ये n, ये मिल करके हो रहा है W, ठीक है। अब हम लोगों को एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ढूंढना होगा इस वाले कॉन्सेप्ट से कि t cos थीटा इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अगर t cos थीटा इस ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है तो आपको ये चेक करना होगा कि इधर फ्रिक्शन भी दिया हुआ है या नहीं। क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो हमको ये साफ साफ पता है कि ये जो t cos थीटा है, ये t cos थीटा ये साफ साफ अकेला एक फोर्स है जो इसको इधर लेके जा रहा है। तो चाहे तो इसको रिजल्टेंट फोर्स बोल दो या साफ साफ दिख रहा है कि अकेले फोर्स है। तो ये तो सिंपल लॉजिक हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन a दिया हुआ है तो हम उसको F = m में लिख सकते हैं। तो ये जो t cos थीटा सिंगल फोर्स है जो इसको इधर लेके जा रहा है उसको हम लोग सिंगल फोर्स मान लेते हैं, उतना ही है ही, और कुछ तो फ्रिक्शन है ही नहीं है और कोई और कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ भी नहीं है। तो वैसे कंडीशन में हम इस t cos थीटा को मान लेंगे कि ये इसके मास इनटू जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है बुक में कि ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये t cos थीटा = ma हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से आप t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ma/cos थीटा। अगर t की वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा को इधर भेज दीजिए तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ma/cos थीटा आ जाएगी। अब उस ma/cos थीटा को अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हो जाएगा वो ma/cos थीटा और ये प्लस n की वैल्यू और w की वैल्यू mg पुट कर दीजिए। हाँ सॉरी, साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा * है, ये साइन थीटा यहाँ पे बचा हुआ था, मिस्टेक हो गया। ये sin/cos आप tan कर देंगे, राइट। अब यहाँ से tan की वैल्यू, ये n की वैल्यू पूरी निकल गई। अगर आप चाहते हैं कि n की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो t की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया पूरा, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए। आपसे वो क्या पूछ रहा है कि रस्सी में फोर्स कितना है, तो रस्सी में फोर्स है T, ठीक है। आपके पास दो, देखिए यहाँ पे कितने अननोन है, यहाँ पे दो अननोन है, एक अननोन ये नॉर्मल n और एक अननोन ये T है, ये T। तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन से आप यहाँ से आपका T साफ साफ निकल गया, T निकल गया ना, कितना आया, ma/cos थीटा, मास दिया हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, cos थीटा में थीटा दिया हुआ था, तो टेंशन साफ साफ आ गया। मतलब टेंशन निकालने के लिए एक ही इक्वेशन काफी था। लेकिन जब ये वर्टिकल वाला अरेंज किए तो वर्टिकल वाले से ये इक्वेशन बना, तो इस इक्वेशन में n भी आया और t भी आया। ये n हमको निकालना था कि ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर कितना रिएक्शन लगा रहा है, वो n हमको निकालना था। तो ये n निकालने के लिए अगर t का वैल्यू पता होगा तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो n निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या आएगी, mg ये वाला
माइनस ये पूरा टर्म उधर जाएगा, तो ये एम ए और साइन बाई कॉस टेन, तो ये हो जाएगा एम ए टेन थीटा। अब यहाँ से आप एम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये पैटर्न चलेगा। अब आप लोगों को हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखिए दो तरह का होता है। सर्कुलर मोशन को बाकी मोशन की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर हम लोग एक सिंपल मोशन की बात करें जिसमें ऐसे हम लोग मोशन को डिफाइन कर रहे हैं कि चलो हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं, मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन रहेगा और स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों कांस्टेंट होगा, तब हम बोलते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म होने का कुछ और ही मतलब होता है। देखो, सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तुमको पता ही है ना कि सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी वो सर्कल पे चल रहा है, तो डायरेक्शन तो हर एक क्षण बदल रहा है। अब क्या बचता है जो कांस्टेंट रख सकते हैं? स्पीड, जैसे पंखा। तो जो पंखा एग्जांपल हुआ वो सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर इसकी स्पीड भी बदलने लगे तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो इस समय हम लोग पंखा 5 पर किए हुए हैं, ठीक है। हम पंखे को अगर बंद कर देते हैं तो पंखा कुछ देर में रुक जाएगा। तो जब पंखा 5 से रुक करके 0 पे आएगा तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड घट रही होगी, घटते घटते ही तो 0 पे आएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब पंखा रुका हुआ है, उसको ऑन कर दो तो वो 0 से शुरू हो करके तब जाके पकड़ेगा अपनी स्पीड, तो जब अपनी स्पीड पकड़ेगा तब जाके वो कांस्टेंट होगा। लेकिन 0 से लेके जो पकड़ा था उसमें तो ये नॉन यूनिफॉर्म रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका ये मतलब हुआ कि सर्कुलर मोशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दो तरह के एक्सिलरेशन मिलेंगे, राइट। एक एक्सिलरेशन आपको मिलेगा जो भी हम बताने वाले हैं, दूसरा एक्सिलरेशन आपको मिलेगा जो भी हम बताने वाले हैं, तो दो मिलेंगे टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल लो कि अगर देखो इस चैप्टर में उन बच्चों को दिक्कत हो जाएगी जिनको काइनेमेटिक्स का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जैसे वो मोशन क्या होता है, एक्सिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सिलरेशन आता है, ये सब पता नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सिलरेशन आएगा, राइट। और वो एक्सिलरेशन स्पीड बदलने की वजह से आता है। स्पीड को डिफरेंशिएट किसके टर्म में करना होता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तभी एक्सिलरेशन आएगा। स्पीड को कुछ लोग सोचते हैं कि खाली डिफरेंशिएट कर दो स्पीड को, नहीं, डिफरेंशिएट करो लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एस भी डिफरेंशिएट किया जाता है कई जगहों पे, लेकिन वो दूसरा एक्सिलरेशन होता है। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम एक सर्कल बना दिए और हम ये मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का सीधा मतलब है कि अगर पार्टिकल यहाँ है तब भी इसकी स्पीड v होगी, अगर पार्टिकल यहाँ है तब भी इसकी स्पीड v होगी, अगर पार्टिकल यहाँ है तब भी इसकी स्पीड v होगी। लेकिन हमको ये पता है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पार्टिकल पे एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? होगा, होगा, राइट। क्यों? नहीं, स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि देखिए बेटा, वेलोसिटी का दो मतलब है, स्पीड और डायरेक्शन पूरा, दोनों में से कोई भी एक बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी की वजह से डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कंटिन्यूसली स्पीड चेंज हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल में एक अलग तरह का एक्सेलरेशन आता है जो इसके डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। अब जरा बात समझिएगा, अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल को एक फोर्स महसूस होता है। सेम चीज आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ठीक है। अब देखो, दुनिया में जितनी जगह पर सर्कुलर मोशन होता है, फिजिक्स के जिस भी चैप्टर में सर्कुलर मोशन होता है, उसको पढ़ने का दो तरीका होता है। एक, सर्कुलर मोशन किस वजह से हो पाया। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हम रस्सी बांधे हुए हैं, मेरे पास रस्सी है इसीलिए हम सर्कुलर मोशन करवा पा रहे हैं। लेकिन कई बार न्यूक्लियस का एग्जांपल ले लो और इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लो, यहां तो कोई रस्सी नहीं बंधी है, राइट, फिर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। एक एग्जांपल ले लो
कि कोई प्लैनेट है P, इस प्लैनेट के चारों तरफ उसका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। तो यहां भी तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है, लेकिन यहां भी मोशन हो रहा है। तो मोशन जब हो सर्कुलर वाला, तो आपको यह समझना होता है कि सर्कुलर मोशन होने का रीजन क्या था, राइट? मतलब कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन दे रहा है। यहां पर टेंशन एक फोर्स होता है, टेंशन यहां पर सर्कुलर मोशन दे रहा है, लेकिन यहां पर टेंशन नहीं है, यहां पे कोई और फोर्स है जो आपको सर्कुलर मोशन में आने के लिए कर रहा है। यहां पे कोई और फोर्स है। तो यहां पर जो फोर्स आपको लग रहा होता है, बात समझिएगा कौन सा फोर्स लग रहा है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, उसमें कई सारे प्रोटॉन होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पर अपना चार्ज होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि ये किस एटम का न्यूक्लियस है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि इसके अंदर कितने सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। हर प्रोटॉन के चार्ज को हम डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कर देंगे, जितने प्रोटॉन्स अंदर में होंगे, तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा इसका। और यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन को वो पता होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, चार्ज और चार्ज तो पता चल गया। अब आपको 12th में पढ़ाया जाएगा कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको मेजर करने के लिए कूलाम एक साइंटिस्ट थे, कूलाम अपना फॉर्मूला दिए थे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक प्लैनेट है, इसका मास है, वहाँ पर एक सैटेलाइट है, उसका भी मास है। ये चार्ज नहीं है, ये मास है। एक्चुअली देखो, मास तो ये भी है, मास ये भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस दुनिया में जब आप जाते हैं तो मास इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से जो फोर्स ग्रेविटी का लगता है, लगता तो है, ये रियलिटी है, लगता है, लेकिन वो इतना निग्लिजिबल होता है कि हम उसको काउंट ही नहीं करते, काउंट नहीं करते। मतलब तुम समझ लो कि बहुत ही बेकार, मतलब एक के आगे जब तुम 0 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 20 25 30 35 बार लगाओगे ना, उसके बाद जाके जो संख्या आएगी वो होगा ग्रेविटी का। इसकी केस में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो वो बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट, और ग्रेविटेशन की क्या बात करें, यहां पर तो इतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर तुम ब्लैक होल की बात करो तो ब्लैक होल में इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी है, इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी है, जैसे आपको बता रहे थे ना कि ब्लैक होल कोई होल नहीं होता है, वो एक मोटा सा काला सा एकदम डेंस ऑब्जेक्ट होता है। डेंस, एकदम तगड़ा डेंस, इतना डेंस, डेंसिटी, मतलब जैसे तुम दीवार को ऐसे दबा नहीं सकते ना, तो वो ब्लैक होल कोई होल नहीं है। उसको होल तो इसलिए कहा गया था कि वो मतलब अंतरिक्ष में एक तरह का है, तो काला है, तो लाइट दिख रही है, तो यहाँ होल दिख रहा है, इसलिए उसको होल कहा गया था। रियलिटी वो नहीं है। जितनी गैलेक्सीज होती हैं, ज़्यादातर गैलेक्सीज ऐसा कहा जाता है, हम एस्ट्रोफिजिक्स नहीं पढ़े हैं लेकिन बेसिक आइडिया बता रहे हैं कि गैलेक्सी के जो मध्य भाग होता है, जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे ब्लैक होल होता है। हर गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल होता है। और वो ब्लैक होल का काम क्या होता है, वो एक्चुअली उसका काम नहीं होता, उसके पास मास बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा मास होता है कि वो पूरा का पूरा आसपास का मैटर, प्लैनेट, आसपास में जितने भी लोग उसके टच में आएंगे सबको वो अट्रैक्ट करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो धीरे 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 लोग उसके पास आएंगे। और होता क्या है, ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट या पार्टिकल अंतरिक्ष में रुका नहीं है, वो कहीं जा रहा हो रहा है, कहीं जा रहा होता है, कहीं ना कहीं जा रहा होता है, क्योंकि कोई ना कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब मान लो कि वहाँ दूर कोई प्लैनेट है, वहाँ से एक स्टार उस साइड है, वो स्टार को खींचा और वो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, लेकिन जाते जाते यहाँ पे एक ब्लैक होल के वो प्रभाव में आ गया, थोड़ा पास में आ गया, तो ब्लैक होल को खींच लेगा। तो अब वो सीधे तो आएगा नहीं सट से, क्योंकि उस पर उसका भी फोर्स लग रहा है, तो वो ऐसे कर्व बनाते हुए इसके पास आएगा। तो इसीलिए जब तुम फोटोज देखोगे अंतरिक्ष की, तो ब्लैक होल के आसपास की जो लाइंस होती हैं वैसे से कर्व होती हैं, क्योंकि जो लोग उसके पास आ रहे होते हैं वो सीधे नहीं आ जाते हैं, वो किसी और द्वारा भी खींचे खींचे रहते हैं, इसलिए वो घूम के आते हैं, क्योंकि वो भी खींच रहा होता है, वो भी खींच रहा होता है, वो भी खींच रहा होता है, तो अपना एक पाथ, स्ट्रेट पाथ नहीं होता किसी का। इसीलिए सारे ब्लैक होल्स के पास जो लाइंस आप देखेंगे वैसे से घूमी घूमी लाइंस होती हैं, मुड़ी मुड़ी लाइंस होती हैं। और जो आपको धुआं धुआं दिख रहा होता है, एक्चुअली धुआं नहीं होता, इतने बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं ना, लेकिन इतने दूर होते हैं कि हम लोग को धुआं दिखता है। ठीक है, जो हम लोग को डस्ट दिख रहा होता है, वो डस्ट एक्चुअली बड़े 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 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल नहीं कहना चाहिए, मासिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब कितने सारे चांद ऐसे ही उसके आसपास घूम रहे होते हैं। ब्लैक होल मतलब बहुत बड़ा होता है, उसका मास कंपेयर करने के लिए तुम यूट्यूब पे देखो कि कंपैरिजन ऑफ ब्लैक होल विद अर्थ, पूरी गैलेक्सी के बीच में वो बैठा हुआ है,
अर्थ देखियो, उस दिन आर्म पे अगर तुम देखोगे अक्स, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है ना, उसकी मान लो ये गैलेक्सी है हमारी, तो यहाँ पे ब्लैक होल होगा, तो ये आर्म ऐसे ऐसे आर्म्स बने होते हैं। हमारी गैलेक्सी में 4 आर्म्स हैं, जानते होगे आप लोग। जो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं डिटेल में, उनको उनके नाम भी पता होते हैं, जरूरत नहीं पड़ती इसलिए उनको नाम नहीं पता। वही तो, फिजिक्स कितना जानोगे तुम, बस जितना जानो सही जानो, उतना काफी है। तो एक आर्म है, उसके यहां पर प्लैनेट है हमारा, एकदम बाहर में प्लैनेट है हमारा। अगर यहां कहीं होता तो टेम्परेचर बहुत हैवी होता। चलो एनीवे, यहां पर जो ब्लैक होल है, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है, इसकी तुलना में धरती कुछ नहीं, डस्ट है एक तरीके से। तो वहां जो आसपास में आपको डस्ट दिख रहा है, वो बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखो, हम लोगों को यह समझना है कि जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, तो वहां पर कोई ना कोई फोर्स होता है जो एक पार्टिकल को किसी पॉइंट के अबाउट घुमा रहा होता है। इस केस में रस्सी, इस केस में जो फोर्स हम बता रहे थे, कूलाम का फोर्स, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप जज करना चाहते हैं तो ये बहुत ईजी है। जिसके बाल में लड़कियां हो, लड़के हों, जिसके बाल में तेल ना लगा हो, वो क्या करे, हाँ, कंघी से रब करे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अटैक कर लेगा। या फिर स्केल है, स्केल इंची बोलते हैं, स्केल लेकर के स्केल को रब करो, उससे भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े उड़ जाएंगे, तो अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है वहां पे। तो यही सब रीजन है कि सर्कुलर मोशन तभी पैदा होगा जब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टेंशन। तो अब तुम देखो, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट तो स्टडी हो गया कि सर्कुलर मोशन तभी बनता है जब उस पर ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होता है जो उसको सर्कुलर मोशन में डालता है। अब मान लो कि सर्कुलर मोशन में वो फोर्स आ गया। फैन के केस में ये इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स है जो फैन को सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। आप लोग जब पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल लिए आप लोग फ्यूचर में, तो आप लोग जानेंगे कि इसमें होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ये घूमता है। वो फील्ड घूमती है, वो कॉइल को कट करती है, तो कॉइल पे बल लगता है, तो फ्लेमिंग का लॉ लगता है, तो फिर ये रोटेट करता है। ठीक है, हालांकि अभी तो काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है, वो 12th में आप समझेंगे फ्लेमिंग का लॉ क्या है। फ्लेमिंग के 2 लॉ होते हैं, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये समझना है कि अगर हमारा सर्कुलर मोशन नहीं है तो पहले उस पर फोर्स लगाओ, उसको सर्कुलर मोशन बनाओ। जब सर्कुलर मोशन बन जाएगा तब बनेगा फिजिक्स का चैप्टर सर्कुलर मोशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान सर्कुलर मोशन की स्टडी कर रहा है तो उसको ये पहले से पता है कि कौन सा फोर्स लगा हुआ था इसको सर्कुलर मोशन में बनाने के लिए, राइट। अब देखो, अगर सर्कुलर मोशन बन गया तो आपको अब सर्कुलर मोशन के टर्म्स के हिसाब से स्टडी करनी है कि उसका सर्कल का रेडियस कितना है, उस पर कौन सा मास रोटेट कर रहा है, वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये सब चीज। जब भी सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी होती है कि उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ सर्कुलर मोशन होने की वजह से एक बल लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं उसको, वो लगता है सेंटर की तरफ, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, सेंट्रीपिटल का अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, वो उसके ठीक अपोजिट लगता है सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। अब इसका एक ट्रिक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूज कैसे ना होंगे। सेंट्रीपिटल, पी मतलब पास, तो सेंटर के पास, सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ऐसे याद रखो। सेंट्री सेंट्री दोनों में है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल मतलब फार, अवे, फार, पिटल मतलब पास, ऐसे ट्रिक से याद रखो। ठीक, अब देखो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस दिशा में लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मान होगा वो 2 बातों पर डिपेंड करेगा। देखो कितने कितने बातों पर डिपेंड करता है। ये जो F की वैल्यू आती है इधर, जो इसमें फोर्स लग रहा है, इसकी जो वैल्यू आती है वो होता है mv²/r। इसको रट लो, ये mv²/r होता है। जैसे कि आप लोगों को काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला रटे हुए हैं, वैसे ही सर्कुलर मोशन में 4 कॉन्सेप्ट जो आपको रटने हैं, आपकी पूरी फिजिक्स क्लास 12 तक की रेडी हो जाएगी। पहला फॉर्मूला ये है mv²/r। इसका क्या मतलब है, कोई पार्टिकल है। अब देखो हम लोग इसमें क्या इग्नोर कर रहे हैं, बताते हैं। इग्नोर कर रहे हैं, कोई पार्टिकल है, उसका मास m है, वो एक सर्कल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात उसका रेडियस r होगा। कोई ना कोई स्पीड से वो जा रहा होगा, वो v है, mvr। सब समझ में आ गया क्या चीज क्या है। लेकिन इसमें हम लोग ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सा फोर्स था जो इसको सर्कल में घुमाया था।
ये तो वो फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जब सर्कल बन चुका था, लेकिन उसके पहले अगर जाओ तो कौन सा ऐसा फोर्स था जो सर्कल बनाया था? तो इस कंडीशन में ये फोर्स टेंशन फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स टेंशन फोर्स है इस केस में। और इस आप लोग क्या करेंगे कि जब नोट्स बना रहे होंगे वीडियो देख करके, तो आप ये लिखेंगे, आपका चैप्टर मतलब टॉपिक रहेगा सर्कुलर मोशन, फिर उसके अंदर इंट्रोडक्शन डाल करके ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे सेंटर, ये लिखेंगे ये रस्सी है, रोप या स्ट्रिंग, ये मास है। एग्जाम्पल 1 इसमें लिखेंगे F = mv² = T, ये T आपका टेंशन है। फिर इसको लिखेंगे आप न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे सेम लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका mv²/r फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो, यहाँ पे रस्सी है नहीं तो टेंशन होगा नहीं, तो यहाँ पर जनरेट कौन किया था इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? अब देखो, जब आप लोग फॉर्मूला याद करेंगे ना अलग अलग चैप्टर में तो वो आराम से याद हो जाएगा। यहां पर फिलहाल वो कैसे याद होगा? देखो, Q1 Q2/4πε0, अब यहां पे लिखोगे r², ये फोर्स लगता है, ठीक है। यहां पे Q1 Q2 दो चार्ज हो गए, r² रेडियस हो गया, ये जो 1/4πε0 है, अब इसमें देखो 1/4π तो पहचान रहे हो, ये ε0 है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। फिलहाल के लिए बस ये जान के चलो कि ये पूरा मतलब 1/1/4πε0, इसकी पूरे की वैल्यू आती है 9 × 10⁹, ठीक है। और बाकी चीजें हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो ये हमारा हो गया। यहां से हम लोग जो वो क्या करते हैं ना, अब IIT वाले में वो क्या करेंगे, IIT क्वेश्चन पेपर में एक डेटा देंगे इसका और कुछ डेटा देंगे इसका, तो बच्चों को लगता है कि यार क्लास मिक्स कर दी है, 11 12 दोनों से मिला के पूछ दिए। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 11 12 दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, तो इसलिए ये बेसिक बता रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास ये सैटेलाइट है, इसका खुद का मास होगा, और जो प्लैनेट है उसका भी मास होगा। वहाँ पर जो सर्कुलर मोशन बन रहा है वो ग्रेविटी वजह से बन रहा है, तो न्यूटन के हिसाब से अब वहाँ पे अलग लॉ है, वो लॉ न्यूटन बताएंगे, ये लॉ कूलम्ब बताए थे। ये फोर्स, वो फोर्स न्यूटन, Gm1m2/r², वो फोर्स वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप जब फोर्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि जो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, अगर पार्टिकल यहाँ है तो फोर्स ऐसे लगेगा, अगर पार्टिकल यहाँ है तो फोर्स ऐसे लगेगा, पार्टिकल यहाँ है तो फोर्स ऐसे लगेगा, सारे फोर्स बराबर ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि डायरेक्शन बदलेगा। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो होगा mv²/r, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल भी बोल सकते हो, अभी बताएंगे आगे। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? G m1m2/r²। इसमें जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं, वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपके एग्जाम में दी रहती है। वेरी गुड, 10⁻, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये सारे पर हमको बेस्ड क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन देखो ये पोर्शन ना सारे स्टूडेंट का ठीक होता है जो IIT या नीट की तैयारी करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होती उनको। आपको बताते हैं टोटल 4 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको सर्कुलर मोशन में, तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग फोर्स को बैलेंस करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जब आपकी स्पीड खुद में चेंज हो रही होती है, राइट। तो अभी तक आप जो देखे इसको आप लिखेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप ऐसे हेडिंग लिखेंगे, सर्कुलर मोशन 2 टाइप के हुए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप फुल फॉर्म लिखिएगा। अब ये एग्जांपल्स किसके हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तब क्या होगा, फोर्स कैसे निकालेंगे, क्या 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 चीज होगा। अब देखो, जब आपका सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है तो ट्रैक तो सर्कल ही रहेगा, जो ट्रैक है, ट्रैक मतलब रास्ता है, वो सर्कल ही रहेगा, सर्कुलर ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो जाएगा, वो फोर्स का एक्सेलरेशन या तो स्पीड को बढ़ाएगा या तो स्पीड को घटाएगा। अब देखते हैं वो कैसे होगा। मान लो इसी को अब हम मान लेते हैं कि अब ये हम नया डायग्राम ड्रॉ कर दिया, आप लोग नया ड्रॉ करेंगे और उसमें ये दिखा देंगे, उसके बाद आप ये भी दिखाएंगे कि इस पार्टिकल पर एक नया एक्सेलरेशन लग रहा है, वो नया एक्सेलरेशन A है। ये एक्सेलरेशन क्यों दिखा दिए? पार्टिकल यहाँ रहेगा तब भी एक्सेलरेशन, पार्टिकल यहाँ रहेगा तब भी एक्सेलरेशन, क्यों दिखा दिए? स्पीड बढ़ाना है हमको, ठीक है। अच्छा सुनो, एक कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ही होगा, रिटार्डेशन भी हो सकता है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं कि स्पीड बढ़ रही है।
हमको मानना है रेडिएशन मान लें, एक्सेलरेशन मान लें, कुछ भी मान लें। तो हम अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो ए निकलता है उसकी वैल्यू क्या आती है, dv/dt से निकाल सकते हो, राइट? ठीक है, तो ये जो ए है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर इस m को इग्नोर करो तो ये पार्ट क्या बताएगा, बताइए आप लोग। अगर इस m को इग्नोर कर दो तो ये v²/r क्या बताएगा, वेरी गुड, एक्सेलरेशन बताएगा, वेरी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि फोर्स के बाद जो भी, मास के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई होता है, अगर वो फोर्स दे रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सेलरेशन होगा। एक और चीज, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अच्छा मास के साथ जो मल्टीप्लाई है वो एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है। अगर मास के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम देगा, दे क्या रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो फोर्स दे रहा है तो ये हो गया एक्सेलरेशन, तो इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इस वाले एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो देखो ये जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला है उसका फॉर्मूला हो गया v²/r, और ये एक्सेलरेशन जो इधर लग रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल बोलेंगे उसको हम। टेंजेंशियल क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन निकाला जाता है ना, तो टेंजेंशियल हो गया। चलो इस पे ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, dv/dt बनेगा, ठीक। अब यहां पर जब दो एक्सेलरेशन हैं, और आपको समझना होगा कि दोनों एक दूसरे से 90 अंश पे हैं, 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 पर ही होते हैं हमेशा, लाइफ टाइम। अब जरा बात समझिए, इसमें एक चीज समझना है, और अभी जो हम बोले हैं कि रेडियस और टेंजेंट 90 पर होते हैं, वो सिर्फ सर्कल में होता है। अगर ये कर्व कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पैराबोला, एलिप्स, तब ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जरा देखिए, AC और AT मिल गया। हम चाहते हैं, हमको ये पता है कि अगर ये AC AT है, अगर हम इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक फोर्स बन जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इसमें हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक और फोर्स बन जाएगा जिसको हम कुछ और बोल देंगे, टेंजेंशियल, ठीक है। अगर अब जरा समझना, अब इस चीज को हम ग्रुप करना चाहते हैं अलग कॉन्सेप्ट में। यहां पे आ रहा है कैमरे में, देखो। अब अगर इस पार्टिकल पे हम कोई फोर्स लगाते हैं ऐसे F, और कोई फोर्स लगाते हैं ऐसे, मान लो F1 F2, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो ये पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स किस दिशा में होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड से इस पर जो ये जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा कि यार मेरे पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो अब ये इधर जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट मिक्स होगा 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल रखेंगे, उस पर कोई दूसरे चार्ज से फोर्स लगवाएंगे, उस पर मान लो प्लेट उधर रख देंगे, फोर्स उधर लग रहा है, और नीचे ग्रेविटी भी लगेगी, उसको घुमा भी देंगे, 4-5 फोर्स एक साथ डाल देंगे, क्वेश्चन हो गया IIT एडवांस का, ठीक है। और कुछ होता नहीं है, पकड़ते जाना है बस, हो जाएगा। तो ये F1 F2 अगर ये 90 डिग्री पे है तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? हाँ, कट नहीं करेंगे, न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सम कितना होता है, बताए थे, √a² + b², क्योंकि जो बाकी, हाँ, cos 90 0 हो जाएगा, जो थर्ड टर्म होता है वो 0 हो जाता है। जब भी दो फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट तुरंत निकाला करो, √F1² + F2² से। लेकिन अगर उनके बीच का एंगल बेटा मान लीजिए 90 नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगी? थीटा दिया मान लीजिए, नहीं बेटा, मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स है F1 और यहाँ पे कोई फोर्स है F2 बेटा, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? नहीं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं ऐसे, यहाँ पर मान लो ये पूरा जो एरो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसका आंसर निकालेंगे इस फॉर्मूले से, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये चीज़ होता है। अगर मान लीजिए ये वाला फोर्स ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये फाइनल आंसर बचेगा। इसको रेडीमेड याद रखो हमेशा, ये सिर्फ फोर्स के लिए नहीं है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोस्टली फोर्स होता है, तो 90 अंश पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, √F1² + F2² से। आप बेटा समझ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड।
तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस f की वैल्यू निकाल देंगे तो वो निकलेगा √f1² प्लस f2² से। आप मेरा हिंट समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, लेकिन ये दोनों 90 अंश पे हैं। क्यों? क्योंकि इधर आ रहा है एक फोर्स इधर जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा, राइट। तो ये होता है आपका F रिजल्टेंट। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, उसमें जब आप वर्कआउट एग्जाम्पल में घुसेंगे, ठीक है। कल का यही काम है, मतलब लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर है उसमें जो वर्कआउट एग्जाम्पल है आप उसमें घुस जाएंगे। वर्कआउट एग्जाम्पल में आप 1 2 3 4 करते चले जाएंगे, और अगर जिन बच्चों का वो हो चुका है वो घुस जाएंगे उसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। और 3 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। काइनेमेटिक्स में मेरे ख्याल से अब टोटल 12 क्वेश्चन आपके होने चाहिए आज को लेकर के, ठीक है। 12 होने चाहिए, तो ये 12 कंप्लीट करेंगे। बेटा आपका कंप्लीट हो रहा है ना? ठीक है, ये काम करते रहना है। काइनेमेटिक्स को इसलिए एवरीडे सॉल्व करना है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट उसमें आपको देखिए बता रहा है, किसी चीज़ को जानना और उसमें मैच्योर होने में टाइम लगता है। मान लीजिए कि आप साइकिलिंग चलाना सीख लिए, जान लिए, तो आप रोड पर थोड़ी तुरंत निकल जाते हैं, आपको कुछ महीने लग जाते हैं रोड पर साइकिलिंग करने में, नहीं तो आप आए दिन किसी न किसी को ठोकेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है फिर इसके साथ। जो सब्जेक्ट जो टफ सब्जेक्ट होता है वो टफ इसलिए होता है क्योंकि आप उसको सीख तो लेंगे, उसके जो फॉर्मूले हैं और जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको आपको मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे मैच्योरिटी कब आती है कि जब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि ठीक है ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो आप मैच्योर नहीं है। आपको लगना चाहिए कि हमको काइनेमेटिक्स का लगभग वो सब पता चल गया जो पूरे ऑल इंडिया में सारे बच्चों को पता होता है। जब सब कुछ पता चल गया तो फिर आपको कोई नया क्वेश्चन फ्रेंड ला के दिया कि यार इसको सॉल्व करो, तो आपको उस पर सोचना चाहिए। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो फ्रेंड आपको क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन टफ से टफ हो सकता है, ठीक है। आज भी जो बड़े बड़े जो हमसे भी 30-30 साल सीनियर टीचर्स हैं फिजिक्स के, उनके सामने भी आज भी कोई ऐसा टफ क्वेश्चन कोई दूसरा टीचर बना के दे देगा तो उनको भी टाइम लग जाएगा। कोई कितना भी जानता हो टाइम तो लग ही जाएगा। आप लोग एक मूवी जरूर देखिएगा टाइम निकाल के, प्रोफेसर नैश जरूर देखिएगा। सॉरी, प्रोफेसर नैश उसमें उनका मेन रोल है, ये उनके ऊपर बनी है। मूवी का नाम है द ब्यूटीफुल माइंड या द ब्यूटीफुल ब्रेन, माइंड या ब्रेन, ऐसा ही कुछ मूवी का नाम है, आप उसको देखिएगा। प्रोफेसर नैश मैथमेटिशियन उनके ऊपर बना है। तो देखो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस। यहां पे बस एक चीज लिख लो, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो आप लोग इसमें ऐसे नोट करेंगे कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए √ इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे v² का होल स्क्वायर और प्लस इस पूरे आंसर का होल स्क्वायर। अब ये चीज दिया रहता है मोस्टली बुक में ये चीज दिया रहता है, ये वाला चीज दिया रहता है। तो dv/dt लिख के इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलो अब लोग बात करते हैं एक अलग गंभीर टॉपिक पर जो सर्कुलर मोशन में आता है। देखो सर्कुलर मोशन में हम लोग जब चल रहे होते हैं, मतलब वो चीज अभी तक इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन आप देखिए जब आप सर्कुलर मोशन पे चलेंगे, अगर आप यहां पे रस्सी में बंधे हुए हैं तो आपको वो चीज फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और तब आपसे हम बोलते हैं कि आपको सर्कुलर मोशन करना है रास्ते में, तो आपको वो चीज फील होगी। तो वो टॉपिक अब इस पर बेस्ड होने वाला है, तो वो नया टॉपिक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर वो नया टॉपिक लेते हैं। तो अब हम लोग ना ये समझते हैं कि अगर आपको एक बाइक दे दी जाए और आप उस बाइक से अगर आपको बाइक दे दी जाए, बाइक आप उस बाइक से चल रहे हैं, अब वो बाइक मान लीजिए आपको अचानक से स्ट्रेट रोड से हटा करके एक सर्कुलर रोड पे दौड़ाना है, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज एक्सपीरियंस होगी कि आपको अपने बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा क्यों करना पड़ता है, ठीक है। आपको ये तो पता कि हाँ करना पड़ता है भाई। मान लो कि तुम्हारे पास एक बाइक है और तुम उस बाइक से जा रहे हो, अब जाते जाते सर्कुलर ट्रैक पे आना पड़ा, तो तुम ना ऐसे बाइक से जाते जाते ऐसे नहीं कर लोगे, बाइक को गिर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बाइक को हल्का सा मोड़ते हैं जिस तरफ हमको सर्कल बनाना होता है,
ऐसा करने से क्या हो जाता है, क्योंकि आपको हम बोले कि जब भी सर्कुलर मोशन आपको बनाना होता है तो आपको कोई ना कोई फोर्स चाहिए, वो फोर्स ही सर्कुलर मोशन बनाएगा। तो होता क्या है, जब आप बाइक को बेंड करते हैं, इमेजिन करो हम खड़े हैं, मान लो ये जो मेरा मार्कर है, ये मार्कर मेरे वेट को नीचे की तरफ दिखा रहा है कि मेरा वेट नीचे लग रहा है। अब मान लो हम बेंड हो गए, तो ये मार्कर ऐसे बेंड थोड़ी होगा, ये तो नीचे ही रहेगा। मतलब पहले ही ऐसे था, अब हम बेंड हो गए तो ये मेरे साथ बेंड थोड़ी हो जाएगा मार्कर, ये अभी भी ऐसे ही रहेगा, ठीक, लेकिन हम बेंड हो चुके हैं। तो इस वेट के हम दो कंपोनेंट बना देंगे, दो कंपोनेंट बना देंगे। ये सीधा है लेकिन हम बेंड है, देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो अब मान लो कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और हमको, मतलब हम ऐसे थे लेकिन हमको इतना बेंड होना पड़ रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लो ये हमारा है साइकिल का टायर, ये थोड़ा सा है, यहाँ पे सीट लगी हुई है, सीट के ऊपर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब देखो मेरा क्यों, दिव्यांश का है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम सीधे होते, मतलब साइकिल का टायर, फिर ये सीट लगी हुई है, इसके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, ये बॉडी है और ये सर है और ये हाथ है। अगर तुम सीधे साइकिल चला रहे हो, मान लो तुम ऐसे सीधे आए इस रोड से, अब तुमको ऐसे मुड़ना है तो तुमको बेंड होना होगा। तो तुम कितना बेंड होगे, क्या बेंड होगे, वो सब दूसरी बात है, पहले समझते हैं बेंड होने पे होगा क्या। यहाँ पर जो वेट लग रहा है, ये वेट बिल्कुल नीचे लग रहा है। अब यहाँ पर जो वेट लग रहा है, ये भी तो बिल्कुल नीचे ही लग रहा है। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, सर्कुलर मोशन बनाने के लिए तुमको एक फोर्स चाहिए, उसी फोर्स को पाने के लिए हम अपनी बॉडी को बेंड करते हैं। जिस बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती, उस बच्चे को ये चीज पता नहीं चलेगी, क्योंकि उसको ये चीज फील ही नहीं होगा। तो अगर उसको ये चीज फील नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो थ्योरी से समझे कि क्या करना होता है। आपको सर्कल बनाने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है पक्का। अब वो फोर्स आप खरीद के तो लाएंगे नहीं, अपने जो चल रहा है वहीं से जनरेट करना पड़ेगा। तो वहां से जनरेट कैसे पड़ेंगे, इसको बेंड कर देंगे, ये वेट नीचे हो जाएगा, तो इस वेट के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। देखो कैसे, अब देखो इस वेट के दो कंपोनेंट जो मिल रहे हैं, एक यहां मिलेंगे, एक यहां और एक यहां नीचे की तरफ जो सरफेस को दबाएगा, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट हमको मिला है, ये वाला कंपोनेंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा उस वाला सर्किल को में बनाने के लिए। अब देखो इसको यहाँ पे देखो, नीचे देखो। अब आप इसको जब मान लो कोई एंगल थीटा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस थीटा होगा और ये कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा होगा। अब जरा समझना, ये जो डब्ल्यू कॉस थीटा है, ये कहाँ लग रहा है, ये जो रोड है जिस पर आपकी टायर खड़ी है, आपके रोड को दबा रहा है, ठीक। तो आपके जो रोड को दबा रहा है, उसमें अगर मान लो कि ऐसे हम कंपोनेंट डिवाइड कर दें, एक, क्योंकि इंक्लाइंड रोड है, ऐसे, सॉरी रोड इंक्लाइंड नहीं है, आप इंक्लाइंड है, आप इंक्लाइंड होकर रोड पर बल लगा रहे हैं। तो जो आप फोर्स लगाएंगे सरफेस पर, वो फोर्स के दो कंपोनेंट बना दीजिए। अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, थीटा साइड कॉस होता है। अब यहां पर आप देखिए तो यहां पे फिर से दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट ये जो इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा और एक कंपोनेंट ये। अब इसका रोल क्या है बताते हैं। अगर मान लो कि ये स्ट्रेट रोड है और आप इसी पर अपने टायर मोड़ चुके हैं, टायर घुमा चुके हैं, ऐसे रोड सीधा है, आप टायर घुमा दिए हैं, आप जाएंगे वैसे, टायर घुमा दिए, अब टायर घुमा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया जो डब्ल्यू कॉस थीटा है, अब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। अब ये कंपोनेंट आपके टायर को उधर फिसला देगा, आप गिर जाएंगे। इसलिए बच्चे गिरते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कितना मोड़ना है, कितना एंगल बेंड होना है। समझ रहे बात हमारी, यही गेम होता है। ज्यादा फिसलाओगे तो गिर जाओगे। और यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये आपको सड़क से दबा के रखता है, चिपका के रखता है, और इसकी वजह से आपको मिलता है नॉर्मल रिएक्शन रोड के ऊपर। यही इतना ही कॉन्सेप्ट है जब हम लोगों का कोई गाड़ी ऐसे रोटेट कर रहा होता है। कोई भी गाड़ी रोटेट करेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जैसे मान लो साइकिल वाले केस में तो ऐसे ऐसे हमारा कंपोनेंट बढ़ जाता है। देखो कितना आसानी से बढ़ गया कंपोनेंट, पूरा डिटेल में समझाते हैं अभी। तुम लोगों को एक हम होमवर्क दे रहे हैं, आज तुम लोग घर पे जाओगे, ठीक है,
ये थ्योरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगला चैप्टर है चैप्टर 6। उस चैप्टर में जो पेज आगे करोगे तो ये मिलेगा साइकिल वाला कॉन्सेप्ट। तुम लोग जो हम समझा दिए यहाँ पे वो सेम चीज तुम उसमें रीड करोगे, रीड करके तुम उसके टर्म्स को समझोगे। या हालांकि ये पूरा हो चुका है, अभी इसमें कुछ और ऐड करने वाले हैं। उस चीज को समझ करके कल आप लोग आएंगे और हमको समझाएंगे कि इस चीज में क्या लिखा हुआ था और इसका आउटपुट ये है सर। ठीक है, हमको प्रूव नहीं करना है, बस आप लोग समझाना है कि कैसे कैसे कंपोनेंट आ रहा है। ये कंपोनेंट का ये हिस्सा देखो, हाँ चैप्टर 6 में देखो कई बार क्या करना होता है कि आपको एक कंपोनेंट को फिर से कंपोनेंट करना होता है। मान लो मेरे पास ये W sin थीटा है, अब हम चाहें तो इसका फिर से एक कंपोनेंट ये कर सकते हैं इधर। मान लो मेरे पास कोई कंपोनेंट ऐसे है W cos थीटा, इसका फिर से हम एक कंपोनेंट इधर कर सकते हैं। मतलब कंपोनेंट की लड़ियां लगा सकते हैं, जरूरत पड़े तो जितनी चाहे उतनी कंपोनेंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर। अब जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, चलो ये मेरा x और y एक्सिस सिस्टम है और ये यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स का इस दिशा में कंपोनेंट होगा f cos थीटा और इधर होगा f sin थीटा। ठीक है, वेरी गुड। अब मान लो कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये तुम्हारा हवाई जहाज है। ठीक है, ये तुम्हारा हवाई जहाज है। अब ये हवाई जहाज खुद में अगर ऐसे मुड़ जाए, मतलब मुड़ जाए, तो ये एक्सिस सिस्टम भी मुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो हम इस फोर्स को हम नहीं मोड़ रहे, इस फोर्स को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, एक्सिस सिस्टम को मोड़ दिए, तो मतलब ये जो x था इस x को यहाँ करके x डैश कर दिए और ये जो y था इसको यहाँ करके y डैश कर दिए, ये जो y था इसको यहाँ करके y डैश कर दिए। अब ये जो x का कंपोनेंट f cos थीटा था वो तो इधर ही लग रहा था f cos थीटा। अब इस f cos थीटा को हम थीटा एंगल पे फिर से कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कंपोनेंट पर कंपोनेंट, जैसे होता है तारीख पे तारीख, तो कंपोनेंट पर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं, आप जब चैप्टर पर पढ़ेंगे अपने से तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिले कि यार कंपोनेंट का फिर से कंपोनेंट निकला हुआ है, तो इसके लिए रेडी रहना है। अब आगे देखिए, हम लोग ये समझेंगे कि अगर मेरे पास बाइक है तो हम बाइक को मोड़ लेंगे, साइकिल है तो साइकिल को मोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कार है, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप उसको कैसे मोड़ेंगे? उसको तो नहीं मोड़ सकते बेटा, तो उसके लिए गवर्नमेंट मुड़वाती है। क्या? वो ट्रैक को एक साइड ऊंचा कर देती है और रोड को भी एक साइड ऊंचा कर देती है। हाँ, रोड ऊंचा होता है एक साइड, जहां भी टर्न होता है वो रोड ऊंचा होता है। अगर आपको समझना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जा रहे हो रोड पर 20 रुपये पानी कर दो, पानी गिरा, देखो पानी किधर जा रहा है। तुमको बेस्ट एग्जांपल बता रहे हैं समझने के लिए, बहुत अच्छा फील होगा। वो जो लंका है ना, लंका से सुंदरपुर जब मुड़ते हैं तो वहां पे रोड ऐसे कर्व है थोड़ा सा, तो वहां पे रोड ऊंचा है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तुम कई जगहों पे करोगे जहां पर रोड आराम से मुड़ा हुआ है। उधर जब जा रहे हो सिगरा साइड में जाओगे उधर ना, तो वहां पे एक जाते समय एक पेट्रोल पंप पड़ता है दाहिने साइड में, तो उधर से टर्न है तो रोड मुड़ा होता है। ठीक है, रोड मुड़ा होता है कई जगहों पे। और अब सुनो, प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, अगर मान लो एक ही रास्ता है आने और जाने का, तो एक आदमी को ऐसे मोड़ना है और दूसरा आदमी को ऐसे मोड़ना है, तब दिक्कत होगी। इसीलिए जो हाईवेज होते हैं उनको जाने के लिए और आने के लिए अलग अलग बनाया जाता है, इसीलिए उसमें 2 पोर्शंस बनाए जाते हैं। इसका एक फायदा तो ये होता है कि चलो इधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर जा रहे हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको इधर मुड़ना है, हमको इधर मुड़ना है, तो स्लोप उसका वैसे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि जिस ट्रैक से ट्रेन गई है उसी ट्रैक से ट्रेन आ नहीं सकती। राइट? समझ रहे हो ना? इसीलिए प्लेटफॉर्म पे जो लोकल ट्रेन भी चल रही होती हैं, जैसे चेन्नई में लोकल ट्रेन चलती है इस साइड और इस साइड, या मेट्रो चलती है इस साइड इस साइड, तो एक ही ट्रेन से ये नहीं कि गए और चले आए। अगर मोड़ होगा तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फिर उल्टा मिल जाएगा, आप इधर बल्कि गिर जाएंगे। तो इसीलिए 2 ट्रैक्स बनाई जाती हैं। इंटरेस्टिंग है ना? अरे बहुत मजेदार फिजिक्स मिलेगा ऑन द वे। अभी देखो हम लोगों को ये जो रोड मुड़ता है उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कितना रोड मुड़ा। मान लो कि इमेजिन करो ये एक सीधा रोड आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बोर्ड की तरफ सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है। ठीक है,
तो जो रोड बोर्ड की तरफ सीधा आ रहा है उसमें जो सीमेंट लगी हुई है, सीमेंट की चादर जो लगी हुई है, मान लो इतनी मोटी सीमेंट की चादर लगी हुई है यहाँ पे है, तो हम वो सीमेंट की चादर को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इतना मोटा रोड है। आप लोग इसके ऊपर चलेंगे, मतलब आप लोग ऐसे चलेंगे, सीधे जा रहे हैं। इमेजिन करो कि आपको यहाँ से ऐसे मुड़ना हुआ, यहाँ से ऐसे मुड़ना हुआ, सीधे आ रहे हैं ऐसे मुड़ना हुआ, तो आपको मोड़ने के लिए रोड को ऊपर उठाना पड़ेगा। उस साइड ऐसे उठाएंगे तो आपको इसको ऐसे यहाँ से ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो आप कितना एंगल ऊपर उठाए? थीटा एंगल ऊपर उठाए। तो जो कार इस पर सीधे खड़ी थी वो कार ऑटोमेटिक मुड़ गई, राइट? बस हो गया काम। अब देखो कार के पहिए बनाते हैं। अब कार टेढ़ी हो चुकी है तो इसी के रेफरेंस से बना रहे हैं। कार का एक पहिया यहाँ पे, कार का एक पहिया यहाँ पे, कार की ये बॉडी है और कार अंदर जा रही है, मतलब एक्चुअली अंदर नहीं जा रही, कार ऐसे जा रही है, ठीक है? तो किसी टाइम पे फोटो खींच के ये बना दिया। अब यहां पर कार का वेट जो नीचे लग रहा है W, अब उसके दो कंपोनेंट कर देंगे हम। एक कर देंगे ये वाला कंपोनेंट, एक कर देंगे ये वाला कंपोनेंट। अब इसीलिए अगर तुम गाड़ी को स्लो चलाओगे, मोड़ है, मोड़ पर गवर्नमेंट एक खास एंगल दी है, वो बनाते जब इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर रोड बनाता है? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर रोड, डैम, ब्रिजेस, ये वो लोग बनाते हैं। गवर्नमेंट का अपना खुद का एक सेक्टर होता है, क्योंकि आए दिन रोड्स बन रहे होते हैं, आए दिन रोड बन रहे हैं, और रोड को जानबूझ के खराब बना रहे हैं कि दोबारा बने, क्योंकि जितनी बार पैसा मिलेगा उतने में से। ऐसा नहीं होता है, जब हम छोटे थे ना तो मेरी मम्मी हमको अगर कुछ पैसा देती थी कि जाओ दुकान से ये ले आओ, तो उसमें से कुछ अपने लिए भी हम खरीद लिया करते थे। तो हम इस चीज़ को बचपन में समझ गए कि एक ही बार में सब मत ले आओ। अगर मम्मी बोलती हैं हाँ कि चीनी ले आओ, तो बस चीनी लेके आओ ताकि कुछ खरीद लो दुकान से। अगर मान लो ऐसे, ये सिंपल ट्रिक है ना, तो नेता लोग भी ऐसा ही करते हैं। जो भ्रष्ट नेता होते हैं वो अपना फंड मंगवाते हैं कि हमको इतने करोड़ रुपए चाहिए, ये बनवाना है, तो वो लोग फंड मंगा, थोड़ा सा अपने रख लेंगे, बाकी बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा बनाएंगे बाकी रख लेंगे, ऐसे बोलो। भ्रष्ट नेता ऐसे ही करते हैं। अगर मान लो कि वो रोड फिर खराब हो गया तो फिर फंड मंगवाएंगे। अब यहाँ पे गलती किसकी है? जो फंड दे रहा है, कि अभी तो मांगे तुम, लेकिन क्या होता है वो जब फंड दे रहा है तो भी तो कहीं से ले ही दे रहा है। मजा उसका भी है, तो उसका भी तो वो काटेगा। और अगर वो भ्रष्ट नहीं होगा तो ये भ्रष्ट कैसे हो जाएगा, राइट? तो अब देखो यहां पर जो कंपोनेंट लग रहा है, अगर ये देखो, सुनो मेरी बात, ये जो W लग रहा है, ये W के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। अब बच्चे यहां थोड़ा समझ के बताएंगे कि हम इस एंगल को, क्योंकि ये थीटा है, जियोमेट्री से समझो, पैरेलल लाइंस अपने मन में ड्रॉ करो। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा या ये थीटा होगा, मतलब चलो 1 थीटा होगा, 2 थीटा होगा, सोचो सोचो बेटा। 1 थीटा हमको दिख नहीं रहा है, 1 थीटा कैसे होगा? न तो हमको ये दिख रहा है कि थीटा 1 थीटा के बराबर होगा, न तो हमको ये दिख रहा है थीटा 2 थीटा के बराबर होगा। चलो मान लो हम स्टूडेंट हो गए, तुम टीचर हो गए, और हम तुमसे पूछते हैं कि सर जी, मैडम जी, ये बताइए कि उसमें से कौन सा थीटा थीटा क्यों होगा? तो आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को ना एक ट्रायंगल कंप्लीट करना होगा और फिर बताना होगा, देखो बेटा ये थीटा तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ऐसे करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। उसके लिए आप लोग क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे बना दो एक्सिस, ठीक है, थोड़ा बहुत शायद समझ में आ जाए फिर। चलो अब देखो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? ठीक है, तो ये पूरा कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये 90 था। दो कंपोनेंट हमेशा 90 पे बांटते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 90 पर ही बांटेंगे, जरूरत पड़ी तो 80 पर बांट देंगे, 70 पर बांट देंगे, जरूरत पड़ने पे होता है, लेकिन ज़्यादातर 90 पर ही बांटते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें ज़्यादा कंपोनेंट हो गया, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। ये हमारा रोड मुड़ा हुआ है और हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ के हिसाब से रोड मुड़ा हुआ है थीटा पे, थीटा एंगल पे, और यहाँ पे कार का टायर, कार वाली बॉडी, ये रोड है
कार के ऊपर हॉर्न लगा हुआ है, कार का वेट नीचे W, इसके दो कंपोनेंट, एक कार को सरका के लड़ा देगा, एक कार को रोड से चिपका के रखेगा। अभी अभी पता चला ये थीटा होगा, W cos थीटा ये होगा, W sin थीटा ये होगा। अब देखो वही बता रहे थे कि अगर तुम कार को सही स्पीड से नहीं चलाओगे तो ये कार सरक जाएगी। क्यों सरक जाएगी? क्योंकि इस पर कंपोनेंट लगा हुआ है। अब कार को जब तुम चलाओगे तो कार के ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मान लो कि इस रोडवा को हम ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, पूरा ट्रैक बना हुआ है, अंदर गया और फिर बाहर निकल गया, मतलब ये रोड अंदर गई, मुड़ते मुड़ते फिर बाहर आ गई, फिर ऐसे मिक्स हो गई। तो चलो मान लेते हैं ये ट्रैक है हमारा। तो अब इस ट्रैक पे कार चल रही है, जरा समझना, इस यहाँ मान लो सेंटर मान लेते हैं, ये एकदम सेम हाइट है, सेम हाइट चेंज नहीं है, ये सेंटर मान लेते हैं। तो इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r। तो mv²/r, बिना इस फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फोर्स देने के लिए हम कार को मोड़े हैं। अब देखो ये जो कार मोड़ रही है, इस पर कहाँ से ये, मतलब कैसे ये डेवलप हो रहा है, mv²/r जो फोर्स बन रहा है वो फाइनली आया कहाँ से? तो ws जो मिला है अभी तो ये नीचे की तरफ है, अभी हमको देखना है इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है। अब क्या करो, हाँ अगर चाहो तो इसका भी कंपोनेंट कर दोगे, इसका भी कंपोनेंट कर दोगे। अगर चाहो तो फ्रिक्शन इधर लगा दो। अब फ्रिक्शन इधर क्यों लगेगा? क्योंकि कार की टेंडेंसी है कि कार सरक जाएगी नीचे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, अगर तुम कार को तेज चलाए ना तो कार उधर सरक जाएगी। देखते नहीं हो कई बार जो F1 रेस होता है यूट्यूब में, कार को घुमाओ तो कार मतलब खिंचा के जाती है एकदम। ठीक है, हाँ अगर तुम कार को घुमाओ, मान लो सीधे जा रहे हो और कार घुमाओ तो कार ऐसे, मतलब उसका पिछला पहिया सरक के जाता है, ऐसे जाता है सरक के। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होगा अगर तुम तुरंत घुमा दिए ना तो कार वहीं पे कई पलटा खा जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो ले दे करके अब वो ऐसा क्यों होता है, कार में रोटेशन क्यों आता है, कार क्यों पलटाई, वो सब चीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा कि कार पलटाई क्यों आखिर में। देखो कार इसलिए पलटाती है, देखो मान लो ये स्ट्रेट रोड है, तुरंत समझ में आ जाएगा मैकेनिक्स। इस रोड पर ये कार का टायर है, कार का टायर है, और मान लो ये कार इतनी ऊंची है, इसीलिए तुमको एक बात और बताएंगे कि जो F1 कार होता है उसको पतला छोटा पचका हुआ क्यों बनाया जाता है, उसको पचका हुआ क्यों बनाया जाता है, उसका यही रीजन है। लेकिन जो बाकी कार होती है उन्हें थोड़ा दिया जाता है। तुम, हाँ हमारे बनारस में तो अभी डबल डेकर वाला बस नहीं है जिसमें दो ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है, लेकिन बड़े सिटीज में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में ले लो, चेन्नई में ले लो, तो उसमें क्या होता है कि नीचे भी लोग बैठते हैं, ऊपर भी लोग बैठते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसका जो मेन मास होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। बस का पूरा मास अगर तुम चेक करो कहाँ लग रहा है तो थोड़ा ऊपर लगेगा, लेकिन अगर कार को एकदम पतला रखे हो तो नीचे लगेगा और नीचे चला जाएगा कार का मास। तो पायलट भी जो ड्राइवर होता है वो एकदम नीचे जमीन में सट के बैठता है उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो बल जो लगेगा ना वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जो यहाँ पे दिखा रहे थे वो कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो ये सेंटर ऑफ मास पे लगेगा इधर, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा इधर। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है mv²/r, इसका भी फॉर्मूला होता है mv²/r। होगा क्या, अगर मान लो यहाँ पे टर्न लिया और ये बहुत तेज टर्न लिया, स्पीड बढ़ा के टर्न लिया, स्पीड इतना तेज बढ़ाया कि ये फोर्स बहुत भयंकर बढ़ गया, तो ये फोर्स की वजह से सर्कल तो ले लेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये लग कहाँ रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये इसको इधर रोल करा देगा। जब ये इधर रोल क्यों कराएगा, क्योंकि इस सरफेस से इसकी दूरी कितनी है, कुछ ना कुछ x दूरी है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या देता है, मोमेंटम देता है, सॉरी मोमेंट देता है। तो ये मोमेंट की वजह से ऐसे कई टक्का खा जाएगा। ठीक, चलो ये तो हुआ ये कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसको जितना तुम पचका दो, यहाँ पचका दो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, और पचका दो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, और पचका दो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, और पचका दो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब पचका ही दोगे तो पायलटवा कहाँ बैठेगा, ड्राइवर कहाँ बैठेगा, तो कुछ ना कुछ तो हाइट देनी पड़ेगी। तो चलो हाइट दे दो, उसके बाद अपना काम समझाएंगे रोटेशन में इसको। अब इसमें क्या है, यही mv²/r है, इसको डेवलप करना है। एक फोर्स हमारा ये कंपोनेंट W sin थीटा। अब इसमें और देखो, इसको इधर लगा रहा है धक्का, ठीक है, इस धक्के की वजह से इधर क्या लगेगा, n, राइट। अब इस n से क्या मिलने वाला है, दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं। कैसे, एक ऊपर और एक इधर, कंपोनेंट ही कंपोनेंट हो गया इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे।
पहले वेट निकाल लो, उसका कंपोनेंट कर दो। वेट का कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू कॉस थीटा। डब्ल्यू कॉस इसको दबा रहा है, इसके दबाने से नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक, अब नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट निकाल दो, एक ऊपर एक इधर। अब तुमको यहां पर दिक्कत ना हो इसलिए बता रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, देखो ये एंगल थीटा, समझो बात को, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, राइट। दूर से देखो अगर तो समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। कंपोनेंट समझ लिए, बाकी तो बस खाली इक्वेशन लिखना है। कंपोनेंट समझने में दिक्कत होगी, और ये दिक्कत कई बार होगी, एक बार समझे फिर भूलोगे, फिर समझोगे फिर भूलोगे। ऐसे कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, हो जाएगा काम। बस एडजस्ट करना है इसको। कैसे एडजस्ट करोगे, मिल गया ना ns sin थीटा इधर, ठीक है। अगर तुम चाहो तो ws का भी कंपोनेंट निकाल दो, जितना मन उतना कंपोनेंट निकाल दो। लेकिन जब हमारा काम बन गया, अब देखो यहाँ पे समझो बात को, ws इसको नीचे गिराएगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट है। अब फ्रिक्शन कैसे समझोगे, फ्रिक्शन समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। एस मतलब स्टैटिक रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, हाँ आगे पीछे जाए लेकिन सड़क के नीचे ना जाए, फेंका के उधर ना जाए। फेंकाना नहीं चाहिए, स्लाइड मार दिया, सब हीरो बनते ना बाइक से ब्रेक मार के, फ्रीज समझ आ रही है, फट जाएगी, मतलब फ्रीज इतनी खतरनाक चीज है। अगर उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि अरे यार स्लाइड मार रहे हैं, होता ना हीरो सब, वो जो ट्रेंड होते हैं वो तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन रोडवा पे स्प्लेंडर लेके भैंस, अरे यार फिर भी ढंग की गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी समझ में आ रहा है, 80,000 का स्प्लेंडर कर देंगे, उस स्प्लेंडर से स्किड मारेंगे। उनको फ्रीज आती नहीं है, उनको म्यूएस का आइडिया नहीं है। अगर भाई म्यूएस का वैल्यू नहीं पुट किए तो गाड़ी में म्यूके लग जाएगा, और म्यूके लगा तो यूके पहुंच जाओगे, समझे। अब देखो यहाँ पर तुमको ये म्यूएस और म्यूके को समझना जरूरी है। हम यहाँ पे म्यूएस क्यों लिखे हैं, क्योंकि गाड़ी ना उधर सरके ना इधर सरके, गाड़ी को उधर कौन सरकाएगा, फ्रिक्शन, नीचे कौन सरकाएगा, WS। दोनों को बैलेंस रखो, अगर दोनों बराबर तो गाड़ी रुकी हुई है। गाड़ी रुकी इसीलिए हुई है क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर गाड़ी रुकी हुई है तो फ्रिक्शन नहीं है, अरे फ्रिक्शन है तभी तो रुकी हुई है, हाँ नीचे गिर जाएगी, तो ये फ्रिक्शन इसको बैलेंस करोगे। अब तुमको पता है फ्रिक्शन निकालने के लिए कौन यूज होता है, n की वैल्यू क्या है, W cos थीटा। बस हो गया, इक्वेशन बन गया। अब तुमसे जो पूछा जाएगा वो निकाल देना। बाकी इस पर 8-10 क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डाउट पूछोगे, सब क्लियर हो जाएगा जो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, टाइम देखो, बताओ कितना हुआ, बताओ क्या है। मैथ शुरू करते हैं, चलो मैथ शुरू करते हैं। अब होगा मैथ का लेक्चर।